आपको इसको फ्री करूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे आज का दिन भी इसमें लगा दिया। यस प्लीज, एनी वॉलंटियर? लीना। हाँ जी लीना जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सूर्यः शौर्यम् अत इन्दु उच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहु बलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रह। शांति शांति। जी आज जो टॉपिक हमने रखा हुआ है, बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं और फिर उसके बाद आपको उस जर्नी पे ले चलता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको रिलिश करेंगे, एंजॉय करेंगे और जो सीख करके इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये बेसिकली टेक्निक तो पूरी तरह से गुरुदेव ने हमको सिखाई है। इसको बोलते हैं इवेंट टाइम प्रेडिक्शन टेक्निक, और इनफैक्ट इससे संबंधित किताब मार्केट में अवेलेबल है और आप ले सकते हैं। आशीष जी ने इसको लिखा है और इसको पब्लिश हुए काफी टाइम हो गया है, और इस बुक की अगर आप देखें मार्केट में डिमांड बहुत है। काफी लोग इसको पसंद करते हैं। और एक टाइम था जब ये लंबे अरसे तक ये किताब, ये पुस्तक जो है वो यहाँ पर अमेज़न पे बेस्ट सेलर बुक रही काफी लंबे टाइम तक। तो उसी पे चर्चा करते हैं। और शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। बेसिकली गुरुदेव के जो गुरु थे, उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने, गुरुदेव शुक्ला सर ने इस पद्धति को विकसित किया और हम लोगों को दिया। क्योंकि इनके जो गुरु थे वो क्या करते थे कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता था तो बिना प्रश्न कुंडली बनाए उसका उत्तर दिया करते थे। इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू हॉररी एस्ट्रोलॉजी। तो वो जो इनके गुरु थे वो बिना प्रश्न कुंडली बनाए उत्तर दिया करते थे, और उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनफैक्ट अगर आप इनकी ये वाली इवेंट टाइम प्रेडिक्शन बुक लेकर के पढ़ेंगे तो उसमें वो जो उस समय की घटनाएं हैं उनका विवरण दिया हुआ है। और जब एक बार ये, और हमारे जो पिछले वाले नेशनल प्रेसिडेंट थे कपूर साहब, ये दोनों जब कहीं से आ रहे थे तो रास्ते में शायद वृंदावन में कोई सिद्ध पुरुष इनको मिले थे और उनके पास ही बैठे हुए थे। तो उन चर्चा होने, जो भी उनकी ज्योतिष या
दर्शन या धर्म से संबंधित चर्चा हुई, उसके बाद जब ये चलने लगे तो इन्होंने ये कहा कि अच्छा, हम अगले हफ्ते आएंगे आपसे मिलने। तो वो जो बाबा थे, उन्होंने, जो सिद्ध पुरुष थे, बाबा थे, उन्होंने कहा आसमान की तरफ देख करके, नहीं अभी मत आना, अभी करीब 3-4 हफ्ते मत आना, उसके बाद आना, और बल्कि जा करके आप लोग अपना कुछ राशन, खाने पीने की सामग्री इकट्ठी करके घर पे रख लीजिए, और फिर अ, देखेंगे 3-4 हफ्ते बाद आइएगा। तो ये लोग दोनों घर आ गए और अचंभित थे कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि अगले हफ्ते मत आना, 3-4 हफ्ते बाद आना, और कुछ सामान वगैरह लेकर के अपने घर पे रख लेना राशन का। तो उस समय क्या घटनाक्रम होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट वाज द टाइम व्हेन मिसेस इंदिरा गांधी वाज assassinated। उनकी हत्या हुई थी इंदिरा गांधी जी की, और उसके बाद पूरी तरह से दिल्ली का हाल, इनफैक्ट जो लोग उस समय दिल्ली में थे, क्योंकि मैं दिल्ली में था, मैंने उस समय का हाल अपनी आंखों से देखा है। वर्चुअल कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी, मार्केट्स बंद थी, कोई सामान नहीं मिल रहा था, जो घर में था घर में थे, ऑफिसेस बंद हो गए थे, और काफी बुरी हालत थी इस दिल्ली शहर की। और धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हुई थी, और उसके बाद अ, ये दोबारा गए 3-4 हफ्ते के बाद, और जब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा था, तो जस्ट उन्होंने ये बोल दिया कि बस मैंने ऐसे ही कहा था। लेकिन साथ-साथ उन्होंने दोबारा गुरुदेव तो पहले ही अपने गुरु से प्रभावित थे, और इन्होंने भी इशारा दे दिया था कि भाई प्रकृति को देखा करो, प्रकृति को समझो। इनफैक्ट गुरुदेव इस विधा को बहुत पहले से धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर रहे थे, और अ ये घटनाक्रम भी हुआ, और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा घटनाक्रम, और उसके बाद इन्होंने गुरुदेव ने हम स्टूडेंट्स को, जब उनको लगा कि यस, इस विधा में प्रोफिशिएंसी आ गई है, ठीक-ठाक हो गया है, तब इन्होंने अपने आगे स्टूडेंट्स को बताना शुरू किया। और अ, लेकिन शुरू किया, और लेकिन साथ में ये कहा कि अभी प्रेडिक्शन मत दीजिएगा, कि अभी पहले प्रैक्टिस करिए, और फिर देखेंगे कि कब इजाज़त मिलेगी प्रेडिक्शन करने की इसके आधार पे। तो ये थोड़ा-सा शुरुआती कैसे उन्होंने, गुरुदेव ने इस विधा को डेवलप किया। वो कभी भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि उन्होंने इन्वेंट किया, डेवलप किया, प्रैक्टिस की, और करीब 15 साल से 20 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद फिर इन्होंने हमें आगे समझाने के लिए दिया। इससे संबंधित एक और कथा है जो बहुत कॉमन है, और अ, हम जब भी ईटीपी क्लास पढ़ाते हैं तो उसको रेफर करते हैं। इस कथा में क्या है कि 3 अ, ज्योतिष के स्टूडेंट अपनी ज्योतिष की पढ़ाई कंप्लीट करके एक गांव से निकल रहे थे, और जब रास्ते में थे और एक जगह कुआं आता है और इनको प्यास लग रही थी, तो वहां जो एक महिला थी जो कि कुएं से पानी निकाल रही थी, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें पानी पिला दीजिए। इतने में एक वृद्ध महिला आती हैं और वो बोलती हैं कि भाई आप तो तीनों ज्योतिष सीख के कंप्लीट करके
और वापस आ रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सहायता करिए। जिस समय वो अपना प्रश्न पूछने वाली थी, तब तक क्या होता है कि जो पानी की बाल्टी थी जिससे वो महिला पानी निकाल रही थी कुएं से, वो बाल्टी वो रस्सी टूट जाती है और बाल्टी वापस पानी में गिर जाती है। अब और इन द मीन टाइम पैरेलली वो महिला इन तीनों ज्योतिषियों से सवाल पूछती है कि भाई बताइए, आप कि मेरा बेटा जो पिछले कुछ दिनों से कहीं बाहर गया था, लौट के नहीं आया है, उसके कुशल क्षेम की कोई खबर भी नहीं है और मैंने उसको ढूँढ लिया है, मेरे को कुछ खबर मिल नहीं रही है, कहाँ है, क्या है, तो क्या वो वापस आ जाएगा? तो जो तीनों ज्योतिषी हैं बारी-बारी से अपनी प्रेडिक्शन करते हैं। और ये मैं जान के ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इस कहानी का इस पूरी टेक्निक से और इस पूरी पद्धति से काफ़ी करीबी उसका संबंध है। पहला ज्योतिषी जो छात्र था, जो अपनी ज्योतिष कंप्लीट करके आया था, वो बोलता है कि बच्चा नहीं आएगा। दूसरा अपनी गणना करके ये बोलता है कि कुछ प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। और तीसरा ये बोलता है कि जल्दी ही वापस आ जाए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए कि तीनों की प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग-अलग थी और इसमें जो भाव प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी ओर गौर करिएगा। क्योंकि इस ईटीपी का इवेंट टाइम प्रेडिक्शन या घटना समय पद्धति का जो मुख्य आधार है, वो इस कहानी में बहुत क्लियर नज़र आएगा और उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अ, लोगों ने उनसे पूछा कि भई आप तो तीनों एक ही गुरुकुल से ज्योतिष की शिक्षा लेके आ रहे हैं और तीनों ने अलग-अलग प्रेडिक्शन दी, तो ये कैसे? ये तो ठीक नहीं है और पूछा गया कि इसका कारण बताइए। पहले ने जिसने ये कहा था कि बच्चा वापस नहीं आएगा, तो उसने उसका रीज़न ये दिया कि हमें प्यास लग रही थी, हम पानी पीना चाहते थे, पानी आते-आते हमसे अलग हो गया और हमें पानी नहीं मिला। इसका मतलब ये जो घटना हुई है कि मुझे प्यास लग रही थी, मेरे को पानी चाहिए था, पानी आते-आते मेरे से अलग हो गया, तो इसका मतलब जो इस वृद्ध महिला ने सवाल किया है कि उसका बच्चा वापस लौटेगा या नहीं, वो नहीं लौटेगा। तो पहले ज्योतिषी ने इस घटना को एक्चुअल में आप इसको देखिएगा कि ये घटना समय पद्धति में घटना की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो घटना जो है वो अ, ये हुई है कि जो उसको चाहिए था वो नहीं मिला, तो इसीलिए वृद्ध महिला को वो नहीं मिलेगा। दूसरे से पूछा गया कि भई आपने किस बेसिस पे ये कहा कि कुछ प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा? तो उसने कहा बहुत सिंपल सी बात है कि पानी तो नहीं मिला, बाल्टी नीचे गिर गई, लेकिन अगर अ, वो जो कुएँ से एक आप लोग अगर कोई गाँव से संबंधित रहे हैं, कभी देखा हो, तो नॉर्मली ये होता है कि बाल्टी अगर गिर जाती है, तो एक रस्सी डाली जाती है और रस्सी के आगे कई हुक लगे होते हैं, वो हुक से नीचे डाल करके बाल्टी को वापस निकाल लिया जाता है। तो उसने उसका रीज़न ये बताया कि अ, बाल्टी निकल आएगी, पानी आ जाएगा और मैं पानी पी लूँगा, हम पानी पी लेंगे, इसलिए मैंने ये कहा कि कुछ प्रयास करेंगे, तो बच्चा वापस आ जाएगा। तीसरे ने कहा था कि
कोई चिंता की जरूरत नहीं, बच्चा वापस आ जाएगा। अब उसका लॉजिक सुनिएगा और फिर मैं ये बताऊंगा कि तीनों के उत्तर में क्या विशेष बात थी जिसके कारण से एक ज्योतिषी का उत्तर ठीक निकला। तीसरे ने ये कहा कि कुएं में जो कि पूरा पानी उसमें इकट्ठा हो रखा था, वहां से एक बाल्टी में उस पानी को अलग किया जा रहा था और फिर रस्सी टूटती है और जो पानी अलग किया गया था वो वापस अपने मूल से वापस जुड़ जाता है। तो पानी जिसको हम अलग कर रहे थे वो रस्सी टूटती है और वापस अपने जो मेन पानी का जो सोर्स है उसी में जाके मिल जाता है। इसलिए मैंने कहा कि वृद्ध महिला को उसका जो पुत्र है जो कि काफी समय से नहीं मिल रहा है वो मिल जाएगा। और उसके बाद शाम तक वो बच्चा वापस आ जाता है। अब इस घटनाक्रम में अगर आप ध्यान से देखें कि तीनों ने अपने अपने लॉजिक सही दिए, लेकिन कहाँ फर्क है, कहाँ अंतर आ रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो घटना समय पद्धति है उसकी जो मुख्य अपेक्षा है वो ये है कि आप उस घटना में अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आई विल रिपीट कि आप उस घटनाक्रम में अपने इंटरेस्ट को, अपने भावों को उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। तो जो 3 ज्योतिषी थे उनमें से 2 ने इस भाव को उसमें बनाए रखा कि हमें प्यास लग रही थी, हमें पानी पीना था और वो हमें पानी नहीं मिला। जबकि तीसरे ने उस भाव को छोड़ दिया और मूल घटना को ध्यान से देखा और उसमें ये देखा कि कोई चीज है जो अपने सोर्स से अलग हो रही है और वापस सोर्स में जाके मिल रही है। तो जो घटना है उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको बहुत लोग शकुन बोलते हैं। ये शकुन का ही एक तरह का रूप है, लेकिन मुख्य बात ये है कि आप इस शकुन में अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं पहले आपको एक पर्टिकुलर श्लोक दिखा देता हूं और फिर मैं वापस इस पे एक गीता का श्लोक है जिसमें अर्जुन, यही है शायद, हाँ, इसमें अर्जुन क्या कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों में शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि, हत्वा स्वजनम आहवे। तो इसमें अर्जुन ये कह रहा है कि मैं जो आसपास शकुन देख रहा हूं और वो मुझे विपरीत नजर आ रहे हैं और मैं अपने स्वजनों को मार करके मैं कोई लाभ अ, मुझको उसमें दिख नहीं रहा। यहां भी वही बात आती है कि जब कोई घटना हो रही है, कोई शकुन हो रहा है, उसमें जब अपने मन के भावों को आप वहां जोड़ते हैं, मन के भाव अर्जुन के क्या थे, उसको शकुन से नहीं मतलब था, उसके मन के भाव यही थे कि भाई मैं अपने नियर एंड डियर्स को, अपने गुरुजनों को मैं और मेरे जो परिवार के सीनियर्स हैं उनको मार के
कैसे खुश हो सकता हूँ? उस भावों में वो पूरी तरह से डूबा हुआ था, तो उसके कारण से जो भी उसको निमित्त दिख रहे थे, जो भी शकुन दिख रहे थे, जो भी लक्षण दिख रहे थे, वो उसको विपरीत लग रहे थे। तो ये एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है, जिसको कि आप अपने इस घटना समय पद्धति के मूल आधार को यहाँ से लेके चल सकते हैं कि कोई भी घटनाक्रम आप देखते हैं तो उसमें अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। और मैं बार-बार घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ। अब उस पे आ जाते हैं कि ये घटनाक्रम का मीनिंग क्या है? क्यों हम बार-बार ये कह रहे हैं कि हम घटनाक्रम की बात किए जा रहे हैं? तो बेसिकली आप ये देखिए कि जब कोई सवाल आपके पास आता है, तो आप क्या करते हैं? उस समय की प्रश्न कुंडली बनाते हैं। कोई जातक पैदा होता है, तो उस जन्म समय की कुंडली बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि जिस समय पैदा हुआ है, उस समय जो आस-पास पिंडों की स्थिति है, ग्रहों की स्थिति है, वो उस जातक के संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। इसी प्रकार जब प्रश्न पूछा जाता है, जिस समय उस प्रश्न का जन्म हो रहा है, उस जन्म के अनुसार उस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है आस-पास, वो उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। ये अर्थात कि जब भी किसी भी भाव का जन्म हो रहा है, यहाँ पर हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो उस समय आस-पास ग्रहों की स्थिति या और सूक्ष्म रूप से देखें तो आस-पास हो रही घटनाओं की स्थिति या वो जो आस-पास हो रहे घटनाएँ आपको उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। सिंपल सी बात है। आप पुराने ज़माने में सुनते होंगे कि कोई जाता गया जोशी के पास कि भई ये कुंडली देखिए मेरी बेटी का विवाह कब होगा? और उसी समय अ, उम, क कहीं आस-पास कोई बारात जा रही है और उसका ढोल नगाड़े बजने की या बैंड बजने की आवाज़ आने लग जाती है। तो जोशी क्या करता है कि वापस कुंडली लपेट के बोल देता है, जी आप चिंता मत करो जल्दी से शादी हो जाएगी। ये घटना हुई। ये घटना एक इशारा कर रही है कि जो सवाल आया है उससे संबंधित क्या फल होने की संभावना है। ये पुराने ज़माने में और कैसी चीज़ें हुआ करती थी कि छींकना है, बिल्ली का रास्ता काटना है, ये है। लेकिन आज की डेट में इन चीज़ों को सोच समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई आदमी घर से बाहर निकल रहा है काम पे जाने के लिए और बिल्ली रास्ता काट जाती थी, तो ये होता था भई आप मत जाइए क्योंकि खतरा है। आज की डेट में बिल्ली के रास्ता काटने का मीनिंग बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कैसे हो गया चेंज? पुराने ज़माने में जब आपके पास प्रोटेक्शंस नहीं होती थी, अ, ल रोशनी नहीं हुआ करती थी, वाहन नहीं हुआ करते थे, आप पैदल ही जाते थे, जंगल क्रॉस किया करते थे। तो अगर उस समय सामने से बिल्ली निकल के जा रही है, यानी कि आस-पास संभावना ये है कि आस-पास कोई मरा हुआ जानवर या कुछ है और कोई हिंसक पशु वहाँ पर है और उसकी स्मेल से प्रभावित होकर के बिल्ली उस तरफ जा रही है, तो यानी कि खतरा है और आप इस तरह से पैदल उस वेला में मत जाइए। आज की डेट में वो झंझट ही नहीं है। गाड़ी में जा रहे हैं, पूरी रोशनी होती है, पूरे प्रोटेक्शन के गियर्स रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब जो शकुन, निमित्त घटनाएँ ये जो कुछ भी होती रहती हैं, उनको समझना और उसको एप्लाई करना कब?
जब सवाल पूछा गया है और उस समय जो आसपास घटनाएं हो रही हैं, उनको ध्यान से देख करके उन प्रश्नों का उत्तर जानना। अब मैंने सिर्फ घटना की बात की, लेकिन इस शब्द में टी भी आ रहा है, इवेंट टाइम प्रिडिक्शन टेक्निक। इस बारे में भी मैं ये बता दूं कि गुरुदेव ने शुरुआत की थी टाइम और इवेंट को जोड़ करके उत्तर बताने की। तो जब भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम सलाह यही देते हैं कि टाइम और इवेंट दोनों को कोरिलेट करिए और तब उत्तर दीजिए। और बाद में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है, आजकल गुरुदेव हमको मतलब ये कह रखा है कि टाइम की आवश्यकता नहीं। आप अगर इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड एनफ, देन टाइम इज नॉट नीडेड। जस्ट सी दी इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड यू। जो घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करिए और उसके आधार पे आप उत्तर दीजिए। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले काफी समय से हम लोग जब से प्रैक्टिस करने लगे हैं गुरुदेव की छत्र छाया में, हॉरर के लिए हमने प्रश्न कुंडली बनानी बंद कर दी है। और उत्तर इससे जो है 100% सही आते हैं। 100% तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 100% सही उत्तर मिलते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर ये जो सर एक्चुअली क्या है, आई थिंक दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि आप जब घटनाएं आपके आसपास होती हैं सर, उसमें एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इज बाउंड टू क्रीप इन, क्योंकि सर सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, कोई उस चीज अभी को कैसे देखता अभी है। अभी जब मैंने पहले कहानी सुनाई, उसका सर उद्देश्य ही यही था कि राइट सर। सब्जेक्टिव नहीं होना है, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कब होगा? जब आप अपनी मनस्थिति को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए, एक टेबल पे बैठ करके हम सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन जो ज्योतिषी है उसको वो चटपटा खाना पसंद नहीं है और वो उससे इरिटेट हो रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है। जबकि सारे एंजॉय कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं आ रहा, और उस समय उसके पास सवाल आता है। तो सब्जेक्टिविटी कब आएगी? जब आप ये कहोगे, अरे मेरे को खाना पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब जो उसका उत्तर है वो वैसा ही होगा। नो। इसीलिए बार बार यही बात आती है कि अपने आप को अगर इन्वॉल्व करोगे तो यस, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन एक बिल्कुल हम इसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं कि आप निरपेक्ष भाव से दृष्टा बन करके उस घटना को देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, नहीं तो सब्जेक्टिविटी आएगी ही आएगी। कुछ चीजें हम अभी ले लेते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में डिफरेंस आएगा। जहां भी ज्योतिषी उस घटनाक्रम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगा, अपने मनोभावों को इन्वॉल्व कर लेगा, तो सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। आपको जो पसंद है, नो, वो बात तो है ही नहीं, क्योंकि वो जो ब्रह्म है, उस घटना को वो जो दिखा रहा है, उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करके ना देखें तो ऑब्जेक्टिविटी रहेगी। आप दृष्टा बन करके देखें, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहेगी। सर इसीलिए सॉरी सर, नहीं नहीं, सर बोलिए। इसमें कुछ ऐसा भी है कि इंट्यूशन आल्सो हैज अ रोल टू प्ले। नो नो, बिल्कुल इसमें इंट्यूशन का कोई रोल नहीं है। इसमें मात्र उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से जो आसपास घटनाएं हो रही हैं, विच इज इक्वलेंट टू द प्लेनेटरी पोजीशन। भाई, आप हॉररी या प्रश्न कुंडली कैसे करते हैं कि जिस समय उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से कोई सवाल आपके पास जन्म लेता है, आपका जो जिसको, एक मिनट,
सवा 12। सॉरी, लिंक कट गया। हाँ, दोबारा बोलिए, कुछ सवाल पूछ रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ, अब याद आ गया। इसमें क्या होता है कि प्रश्न कुंडली भी तो आप ऐसे ही बनाते हैं कि जिस समय आपसे सवाल पूछा गया, आपके पास सवाल का जन्म हुआ, उस समय उस ब्रह्म की अनुकंपा से उस समय जो ग्रह की स्थिति थी उसके आधार पे आप उत्तर देते। वही यहां पर है कि जिस समय सवाल ने जन्म लिया उस समय आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही थी, उसके आधार पे अपने आप को उसमें बिना शामिल किए आप उसके आधार पे उत्तर देते हैं। तो वो भी वही बात है जैसे कि प्रश्न कुंडली के साथ लागू होती है। सिर्फ फर्क क्या है, ग्रहों की जगह घटनाओं ने स्थान ले लिया, समय और घटना ने स्थान ले लिया। सर मैं इसमें कुछ एक ऐसा कुछ माइंड में आ रहा था कि लाइक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ट्वाइस इन वृंदावन बोथ टाइम्स, कि कुछ भी मैं वहां गई हूँ तो किसी पर्सन ने कुछ कहा है, इमीडिएटली दैट थिंग हैपेंड। नहीं, वो देखिए, इंट्यूशन जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ जो बात हो रही है वो ऐसे भविष्य वाणी की बात हो रही है जो कि किसी आधार पे है। इंट्यूशन का कोई आधार नहीं है। इंट्यूशन तो आपके मन में कुछ आया और आपने उसको बोल दिया, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आसपास क्या घटनाएं हो रही है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मैं छोटे छोटे उदाहरण दूंगा, फिर मैं स्लाइड्स पे चलने लगूंगा ताकि आप घटना को समझें, उसके बाद टाइम को समझें और फिर उसको जोड़ करके प्रेडिक्शन दें। और एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तब टाइम को छोड़ें, नहीं तो। और उदाहरण के तौर पे मान लो किसी ने पूछा कि भाई ये जातक मिसिंग है, कब तक आ जाएगा, क्या होगा। और उस समय ज्योतिषी की नजर पड़ती है कि शाम का समय है, पक्षियां या गायें अपने घर वापस आ रही हैं। तो ये घटना अपने आप में ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि अगर किसी मिसिंग पर्सन के बारे में प्रश्न है तो वो पूरा होने वाला, वो वापस आने वाला। आपसे किसी ने पूछा कि भाई मेरा ये काम बन जाएगा कि नहीं, और उस समय आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और आपके लिए खाना परोसना शुरू हो रहा है। ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कि वो जो ऊपर वाले का आदेश था उसके हिसाब से ही वो प्रश्न ने जन्म लिया है, ये बताने के लिए कि भोजन परोसा जा रहा है और उसका जो प्रश्न है वो भी उसी समय आ रहा है। उसका इशारा बहुत साफ है। तो ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं आसपास, उनको अगर आप दृष्टा भाव से देख सकते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से मिल सकता। हम लोगों के पास बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, कोई चीज गुम हो गई है, कोई मतलब जीवन के हर क्षेत्र के सवाल आते हैं, और गुरुदेव की कृपा से अधिकतर प्रश्नों का उत्तर सही हो जाता है। सर मैं एक चीज पूछें। सर मैं ये पूछ रही थी कि इन केस जैसे आप मीटिंग में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या काम कर रहे हैं, या घर में ही कोई अपना काम कर रहे हैं, सो इट्स लाइक अ रूटीन थिंग विच यू आर डूइंग एंड समबडी कॉल्स यू, देन उसमें आप क्या उसको मतलब अच्छा, कैसे इंटरप्रेट करेंगे? नैना जी, अब सर। आप देखिए कि किसी ने कहा कि आपने उस समय कोई फाइल देखी, फाइल में आपने सब प्लस और माइनस कंसिडर करके ऑर्डर कर दिया और फाइल क्लोज कर दी कि भाई हाँ, ये दिस हैज टू बी डन लाइक दिस, एंड यू डिस्पोज द फाइल, राइट? राइट सर। उस समय कोई आकर के आपसे ये पूछता है
कि भाई मेरा जो सपोज कोई काम है, कोई प्रमोशन है या कोई घर का अलॉटमेंट है या कुछ, मतलब कोई भी ऐसा काम है, ये अभी होगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई, ऑर्डर तो हो चुका है, सो अब कुछ नहीं हो सकता, यथास्थिति बनी रहेगी, बिकॉज यू हैव क्लोज द फाइल, यू हैव डिस्पोज द फाइल, यू हैव ऑलरेडी गिवन योर ऑर्डर, और उसके बाद होगा। तो ये दिस इज नॉट रूटीन, दिस इज नॉट रूटीन। इनफैक्ट आपका जो रूटीन है, लेकिन सवाल जो पूछ रहा है उसको नहीं मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। राइट सर। आप, और इसीलिए ये बोलते हैं कि कभी भी इस ईटीपी को अपने लिए मत लगाइए, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आपके लिए वो रूटीन है। जो सवाल पूछ रहा है उसके लिए रूटीन नहीं है। कोई घर में महिला खाना बना रही है, उस समय सवाल आता है, सामने वाले को नहीं पता कि उस समय आप खाना बना रहे हैं। आप उस समय खाना खा रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता उस समय आप खाना खा रहे हैं, लेकिन उस समय सवाल आता है। तो हर घटना का मीनिंग अलग अलग है, और इस घटना को जब तक ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं देखा जाएगा, जब तक दृष्टा भाव से, निरपेक्ष भाव से नहीं देखा जाएगा, तब तक समस्या बनी रहेगी। और जैसे ही उसमें से आप अपने आप को निकाल करके उसमें देखेंगे, तो उस ऊपर वाले का इशारा आप समझ पाएंगे। सर टाइम को लेके एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी। अभी टाइम पे आता हूँ, टाइम पे आता हूँ। सिर्फ उसको कैसे लेना था। हाँ, मैं वो टाइम भी बताता हूँ, टाइम बता रहा हूँ। और क्योंकि शुरुआत में घटना और टाइम दोनों को देखना है, वो टाइम भी मैं बता देता हूँ कि टाइम को। तो ये तो मैंने थोड़ी सी भूमिका बांधी थी, ताकि आप लोग इस दृष्टा भाव को, इस ऊपर वाले की जो माया है, और उस माया के वशीभूत जो आसपास घटनाएं हो रही हैं, उनको देखना बिना उस माया में लिप्त हुए। क्योंकि टाइम तो बहुत सही है कि जो घड़ी में दिखाया वो है, लेकिन जो टाइम है, सेम टाइम अलग अलग घटनाओं के हिसाब से अलग अलग उत्तर देगा। तो उस चीज को अभी हम देख लेते हैं, टाइम को देख लेते हैं। तो एक एक करके मैं पूछना चाह रहा था कौन सा टाइम लेना है, उस पे क्लैरिफिकेशन लेना चाह रहा था। अगर किसी ने फिजिकली पूछा तो और बात है, या फोन किया तो आप वो टाइम देख रहे हैं। अगर किसी ने लेट से व्हाट्सएप पे कोई प्रश्न पूछा या ईमेल किया, तो जब आपने ईमेल पढ़ी या जो आपको रिसीव का टाइम, जिस समय आपने ईमेल पढ़ी, ओके, प्रश्न ने जन्म ही तब लिया है। प्रश्न का जन्म तब माना जाएगा जब आपने उस प्रश्न को पढ़ा। थैंक यू सर। मतलब ये बहुत क्लियर है। ये डाउट बहुत लोगों को रहता है कि हमने व्हाट्सएप करा तो तब प्रश्न जन्म का टाइम ले, या जब ज्योतिषी ने फ्री होकर के उस सवाल को देखा वो टाइम लिया जाएगा। तो बहुत ही क्लियर है कि टाइम वही लिया जाएगा जब ज्योतिषी ने उस सवाल को देखा। ओके, सो बेसिकली हॉररली एस्ट्रोलॉजी की तरह है, और इसके अंदर हम घटना और समय दोनों को साथ साथ लेंगे। सर एक सवाल था। हाँ सर, ओमेन इज डिफरेंट फ्रॉम शकुन, और इज इट नहीं, शकुन और ओमेन तो एक ही बात है ना। ओके, थैंक यू जी। सो इवेंट क्या हो सकता है? समथिंग दैट हैपन्स और इज रिगार्डेड एज हैपनिंग, या एन अकरेंस, an object in time, or an instantiation of a property in an object। पता नहीं अब ये क्या लैंग्वेज लिखी हुई है इसको। सो बेसिकली जो मैंने अभी तक बातें की थी, कोई भी घटनाक्रम जो आपके आसपास हो रहा है,
उसको आप दृष्टा भाव से बिना अपने आप को इन्वॉल्व किए आप देखते हैं तो वो एक घटना है, कोई भी चीज आसपास। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये नहीं कि एक घटना देखी और उसके बेसिस पे उत्तर दे दिया, क्योंकि आसपास कई मौके ऐसे आएंगे कि कई सारी घटनाएं आसपास हो रही हैं, तो सबको ऑब्जर्व करना है। सो ये एक इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, इसको मैं आपके सामने दोबारा पढ़ देता हूं। समथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड अस गिविंग अस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट और डिस्कंफर्ट, ये एक चीज है जिसको हम घटना की तरह मान सकते हैं। सो अब एक एक करके जब हम आप देखेंगे, simply said, a way to understand the direction of nature at that moment, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति क्या इशारा कर रही है उस घटना के द्वारा, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि your thought become your words become your actions. So one who is clean his in thoughts, words and action, मतलब attached नहीं है, he is called a sadhu. So one who speaks what he thinks and does what he talks is called sadhu. मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जब माया के वशीभूत अगर नहीं है, तब आप उस घटना के हिसाब से जो बात बोलेंगे वो सही निकलेगी। So words become behavior, action and all this, जो अभी हमने पूरी बातें की हैं कि माया का आवरण अगर प्रभावित कर रहा है तो प्रेडिक्शन देने से थम जाइए। और इसीलिए जब भी कुंडली होती है, कुंडली के बारे में हम ये कहते हैं कि कभी भी अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने नियर एंड डियर की कुंडली आप स्वयं ना देखें। उसका कारण ये है कि आप उससे अटैच्ड हैं, तो आप कभी भी उनके बारे में सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। सर आपने जो श्लोक अभी बताया ना, थॉट बिकम्स एक्शंस, सर ये पता है रोंडा बायन ने अपनी किताब जो है सीक्रेट, जो बहुत पॉपुलर है सर, उसकी आपने मूवी भी कभी देखी हो, तो उसने सर यही चीज वहां यूज करी है, सेम, एंड नो क्रेडिट्स टू अवर। यस, एक्चुअली ये वाली जो बात है ना, यथा चित्तम तथा वाचु, बिल्कुल सही है कि जो आपके चित्त में है वही आपकी जबान पे है, और जो आपकी जबान पे है वही आपकी क्रिया में है। यथा वाचस तथा क्रिया, बिल्कुल वही है जो, मतलब कहने का मतलब, और इसी को तो संस्कार बोलते हैं, धीरे धीरे जो डेवलप होते हैं कि जैसा जैसा आप आपके मन में है वैसा आप बोलने लगते हैं, जो बोलते हैं वैसी ही क्रिया करने लगते हैं। लेकिन साधु के लिए ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए सब बिल्कुल इन चीजों से अलग है। तो ये इसके अलावा एक और मैं चीज आपको श्लोक दिखाता हूं कि ये तो आपने सुना ही होगा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आपके अंदर चल रहा है वही बाहर चल रहा है, जो बाहर चल रहा है वही अंदर चल रहा है। उसके लिए जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारे अंदर जो चल रहा है वही इस पिंड में चल रहा है, जिसको हम ग्रहों की ग्रह स्थिति के अनुसार देखते हैं। वहां भी टाइम देखा जाता है और फिर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। डिट्टो सेम चीज है कि टाइम देखा और टाइम के हिसाब से ग्रहों की स्थिति, इस ब्रह्मांड में उन पिंडों की स्थिति देख करके आप उन ग्रहों की स्थिति देख करके इस पिंड के बारे में आप जानते हैं। और ये वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है कि बाय सीइंग द ओमेन्स व्हिच आर becoming visible, I deduce that I shall bring back Sita, the daughter of Janak, by killing Ravana. So ये तो एक चीज हुई कि
पंच महाभूतों का महत्व, ये सब मैं आपको पहले कई बार हम बात कर चुके हैं कि जो जल है वो पास्ट है, अग्नि फ्यूचर है, और पृथ्वी और वायु प्रेजेंट है। और ये बिल्कुल क्लियर है। गर्भ के अंदर बच्चा जब होता है वो जल के अंदर है, उसके बाद जमीन पे आ जाता है तो पृथ्वी और वायु दोनों साथ उसको चाहिए होते हैं। और उसके बाद जब पहला पुरुषार्थ क्या है? सांस लेना। उसके बाद आखिरी पुरुषार्थ है सांस छोड़ना। और उसके बाद जब सांस छोड़ देते हैं तो उसके बाद अग्नि। तो अग्नि इज फ्यूचर, जल इज पास्ट। ये मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं, इनफैक्ट गुरुजी हमें किस लिए बताते हैं, क्योंकि जल जो पास्ट है उसको भी घटना समय पद्धति में यूज किया जाता है। कभी मौका आया तो मैं वो भी बताऊंगा, राइट। और ये गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण इस श्लोक के बाद ये कहते हैं कि भाई अपने ऊपर मत लागू करो। जब वो कहता है कि मुझे सारे शकुन विपरीत दिख रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि अपने ऊपर मत लागू करिए शकुनों को, कि जब आप इन्वॉल्व हैं उस इवेंट में, नो देन डोंट यूज इट। फिर भगवान कृष्ण 7वें श्लोक में ये कहते, 7वें चैप्टर में ये कहते हैं कि मेरी जो माया है वो बहुत दुस्तर है, बहुत विकट है, उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। और ये इवेंट टाइम प्रेडिक्शन के लिए या ज्योतिष के लिए 100% बात लागू होती है। माया क्या है? माया वही है जो मैं अभी बोल रहा था कि अपने नियर एंड डियर की कुंडली मत देखिए। क्यों? क्योंकि उस माया के वशीभूत होकर के आपको सारी बातें उसमें नहीं दिखाई देंगी। सिमिलरली अगर घटना समय पद्धति की बात करें तो घटना भी आपको सही नहीं दिखाई देगी, सब्जेक्टिव लगेगी, बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगी अगर आप माया के वशीभूत होकर के उस घटना का विश्लेषण करेंगे। पर सर एस्ट्रोलॉजर अगर किसी जगह पे है, किसी इवेंट में है, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, उसको अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही हैं या उसको खुद ही पॉजिटिव वाइब डिस्कम्फर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अगर कुछ बोले कि कुछ ठीक नहीं होने वाला, तो उसको कैसे लेंगे? नहीं, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि देखिए अभी और मौके आएंगे इस पे बहुत कुछ बात, लेकिन वाइब्स की जरूरत है भी नहीं भी है। लेकिन अगर आप प्योरली, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 6 लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर को डायबिटीज है, उसको मीठा खाने को दिया जा रहा है एंड ही इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव हो गया, बिकॉज बाकी जो 5 लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। आप इस बात को समझें कि माया मतलब जो ब्रह्म का जो विधान है जो उनके आसपास घटित हो रहा है, वो ये कह रहा है कि ऑल द 5 पीपल आर एंजॉइंग, जस्ट बिकॉज कि माया के वशीभूत होकर के आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं घटनाक्रम में, और आपको ये लग रहा है कि मेरे को तो यार डायबिटीज है और इन्होंने मेरे को मीठा खाने को दे दिया और ये मेरे को नुकसान हो जाएगा, और उस नुकसान वाली बात को लेकर के आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया तो गड़बड़ हो जाए। तो आपको ये देखना है कि आसपास प्रकृति में जो घटना हो रही है उसका क्या अर्थ है। सर इसी एग्जांपल को मैं अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम लेके जाऊं, बड़ी देर से आपकी आवाज नहीं आई थी, मैं सोच रहा था क्या हुआ। नहीं सर, मैं सुन रहा था। तो सर ये जो आपका एग्जांपल है इसको मैं थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, 6 लोग खाना खा रहे हैं, बेसिकली शाम को बैठ के मिले हैं, राइट। अब उनमें से जो एस्ट्रोलॉजर है वो मतलब सात्विक है, बाकी 5 लोग नॉनवेज खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर बैठा है, उसके दोस्त हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता। अब मैं डायबिटीज वाले एग्जांपल को आपके एक्सट्रीम में लेके जा रहा हूँ कि इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि प्रकृति खाना दे रही है, जो भी दे रही है, कि कैसे देखेंगे इसको? नहीं, इसको सिंपल सी बात है,
कि माहौल बड़ा खुशनुमा है, बाकी जो प्रकृति ये दिखा रही है कि जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसके अंदर सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। जो अभी वाइब की बात कर रहे थे, मतलब माया ये दिखा रही है या प्रकृति ये दिखा रही है कि आसपास जो चल रहा है वो बिल्कुल बड़े। द मोमेंट आप माया के वशीभूत होकर के ये सोचने लगते हैं कि यार मैं तो एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो इस इवेंट में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मीठा बटा कि भाई कोई खुशखबरी की बात है, बिल्कुल वो आपके वो एस्ट्रोलॉजर खुद एंजॉय नहीं करेगा। बिल्कुल 100%। तो इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि अगर जनरली, तो ये तो बड़ी जेनेरिक सी क्वेश्चन हो गई कि ये होगा या नहीं होगा, बट अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकर आता है, फॉर एग्जांपल कि किसी की जॉब लगनी है, तो एक तो जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, एक उसके पास ऑप्शन है कि मेरे पास ये 3 जॉब ऑफर्स हैं, तो मेरी कौन सी कंपनी में जॉब लगेगी या हाँ, नहीं। तो ओके हाँ, रुक जाइए। मतलब जो इस तरह के सवाल, इस जो ये वाली जो चीजें हैं कि मेरे पास 3 ऑफर हैं, वो तो आप शायद प्रश्न कुंडली से भी बड़ी मुश्किल से बता पाए। हाँ जी। There are limitations, yes. With experience, probably astrologer can tell कि 3 सवाल पूछे गए हैं, उनमें से कौन सी वाली जॉब अच्छी होगी। लेकिन हाँ, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये 3 जॉब हैं और प्रश्न कुंडली के आधार पे आप ये बता दीजिए कि तीसरी जॉब अच्छी है या दूसरी अच्छी है या पहली अच्छी है। बट इतना हो सकता है, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर है और ईश्वर की कृपा हो जाए और उस समय ये हो जाए कि पहली स्वीट डिश आपको दी गई है, वो लोग खा चुके हैं, सेकंड दी जा रही है और सेकंड वाली पहली से बेटर है, अभी तीसरी की वेट भी करने की जरूरत नहीं है और उस समय सवाल आता है और पहली से दूसरी बेटर है, तो सिंपल आंसर मिल गया कि सेकंड वन इज बेटर। बट अगेन ये प्रकृति और उस ईश्वर की मेहरबानी होगी, तब आप उस घटनाक्रम को देख के समझ पाएंगे। सर एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे है कि अगर लेट्स से इवेंट टाइम, ये जो मेथोडोलॉजी है इसमें हम इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? अब लेट्स से वन विल टेक लॉट्स ऑफ इयर्स टू गेट डिटैच्ड एक्सेट्रा, बट अगर मैं लेट्स से एस्ट्रोलॉजी से लिंक करूं, मैं कई बार चार्ट देख रहा होता हूँ, राइट? एंड चार्ट में वी ऑल नो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग signals which are coming, and we have to kind of decide कि what is making sense, what is the predominant signal which is coming. अब वहाँ पे कई बारी you also so वहाँ पे जो events आसपास हो रहे हैं, can they also guide you in choosing the right signal in a chart? देखिए, इसमें तो बिल्कुल मेरे को कहीं भी डाउट नहीं है कि जो प्रकृति इशारा करती है उसमें कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। और मैंने तो मतलब जब से गुरुदेव ने हमें ये करानी शुरू की है विधा, तब से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जितना आप इसमें डूबते हो, तो पता नहीं कैसे आसपास घटनाएं भी वही हो रही होती हैं जो सवाल पूछा जाता है, उससे मिलती जुलती घटनाएं में हो रही होती हैं। मतलब कमाल है उसका कि वो ऐसी घटनाएं आसपास करता है जो कि सवाल से संबंधित होती हैं डायरेक्ट। सर वो तो ट्रू है, मैंने जितने भी थोड़े बहुत ही चार्ट देखे हैं कि अगर कोई बंदा प्रॉब्लम लेके आता है जेन्युइनली, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो वो जो उसकी प्रॉब्लम होती है वो चार्ट में बिल्कुल कूद के आपको दिखती है। नहीं, वो चार्ट में दिखना एक बात है, मैं जैसे आपको जो घटना की बात बता रहा हूँ, जो आसपास जो घटनाएं होती हैं वो मतलब कमाल है। अभी आपसे कोई सवाल पूछा किया और आसपास घटना भी वही हो रही है। मतलब इतना कोरिलेशन होता है घटना में और सवाल में कि आप हतप्रभ रह जाएंगे कि यार ये कैसे, ईश्वर का क्या कमाल है कि जो सवाल पूछा गया वैसी ही घटना हो रही। सर आप जो कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली वही चीज होती है जब मैं टैरो करती हूँ।
कि जैसे कोई कोई जब प्रश्न आता है तो कार्ड भी वो ही चीज से रिलेटेड निकलता है एग्जैक्टली और इसका भी कोई जवाब नहीं, अगर आप इसकी कोई वो रिसर्च वगैरह अब करें ये ना। जो टैरो के बारे में मुझे अमेजिंग। टैरो के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि चाहे टैरो हो, चाहे डाइस के बेसिस पे सवाल का आंसर देना हो, चाहे ताश के पत्तों के हिसाब से आंसर देना हो, चाहे कोई भी विधा उठा लीजिए, हर तरीके से आंसर वही आएगा, एज लॉन्ग एज आप उसमें लिप्त नहीं है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका मोटिव उसके अंदर नहीं है, तो नेचर हर हालत में इशारा वही करेगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट, आपके भाव, आपके जो अंदर, मान लो मेरे घर में उस समय किसी से झगड़ा हुआ है, तो मेरे मनोभाव वैसे चल रहे हैं और उस समय सवाल आता है, मैं उस आंसर का जवाब सही दे ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाव जो है उस समय पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। या उसी समय बात आ रही है कि भाई पैसे कम है, पैसे और कमाने हैं, कुछ करना है, और उस समय सवाल आ, या कोई भी मतलब इस तरह की घटना जिसके अंदर आप डूब चुके हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट डूब चुके हैं, आप उस माया में पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं, वशीभूत हो चुके हैं, और उस समय चाहे आप कुंडली ले लो, टैरो ले लो, ईटीपी ले लो, प्रश्न कुंडली ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सही नहीं आएगा। हाँ तरुण जी। कि अब लेट्स से जो इवेंट्स को इंटरप्रेट करना डिस्पैशनेटली या चार्ट को भी डिस्पैशनेटली देखना, अब ये तो एक प्रैक्टिस या साधना का काम है, ठीक है। अब इसको आदमी प्रैक्टिस कैसे करे, इसके लिए कुछ टिप्स बताएं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वो कुएं वाली कहानी सुनाई, राइट, अब उसकी जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, हाउ डू वी नो कि जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस वो ठीक कर रहे हैं? मतलब मैं इसको बड़ा एक मैकेनिकल तरीके से भी अप्रोच कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। इसको you will take few years to learn this कि yes, इवेंट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। You will take few years to realize, to learn how to interpret the event. उसमें समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है। नहीं सर, वो ठीक है, टाइम लगेगा, इट्स ओके, बट लेट अस से मैं अभी बैठा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, राइट, है मेरे साथ आसपास इवेंट्स हो रहे हैं, अब मेरे दिमाग में अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ, अच्छा दिस इवेंट कुड बी दिस और समथिंग, अब मैं उसको वेरीफाई कैसे करूँ कि वो लेट्स से जो 6 साल का लेट्स से हाइपोथेटिकली प्रोसेस है, 10 साल का प्रोसेस है, अब मैंने कल जो इवेंट देखूंगा, जो मैं एक हफ्ते बाद इवेंट देखूंगा, उसको मैं वेरीफाई कैसे करूँ कि जो मेरी सोच है वो ठीक रास्ते जा रही है कि नहीं? वही तो इसमें तरीका यही है कि आपके आसपास कोई इवेंट होता है, कोई प्रश्न होता है, तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन, आपका जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर है या कोई ऐसा आदमी जिसको आप मानते हैं कि हाँ इनसे पूछा जा सकता है, उनसे पूछ करके उसका आंसर लीजिए, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि व्हाट यू वर थिंकिंग वाज करेक्ट और नॉट। हम लोगों के पास, मेरे पास और मेरे जो गुरु भाई हैं आशीष शर्मा, हम दोनों के पास तो ये सुविधा उपलब्ध है कि रात के 12 बजे भी, मतलब ऑफ कोर्स रात को हम उनको, गुरुदेव को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जब मौका मिलता है, कोई ईटीपी आती है, इमीडिएटली उनसे पूछ लेते थे। अब धीरे धीरे कम कर दिया पूछना, क्योंकि गुरुदेव ने भी थोड़ी बहुत हमें परमिशन दे दी है प्रेडिक्शन करने की बेस्ड ऑन ईटीपी, लेकिन आशीष को तो पूरी तरह से दे दी है। मेरे को, मैं फिर भी अभी भी पूछता रहता हूँ उनसे कि ये इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं, लेकिन वही है कि ये तो धीरे धीरे आपको, आप जिससे भी, जिस पे बिलीव करते हैं, जिस पे विश्वास है, जिसको आप समझते हैं कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपका ईटीपी किस डायरेक्शन में है, क्या सही है या नहीं, आप लिप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा सा है जिसको जिसमें समय लग सकता है समझने में,
बताने में, लेकिन हो जाता है विद प्रैक्टिस और गुरु कृपा से। इसमें एक और श्लोक यहाँ मेरे को दिख नहीं रहा है जिसमें भगवान कृष्ण एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जो पहले भी बात कही जिसको नैना जी ने लेके कहा कि वो किसी ने यूज किया है कि चित्त, वाचः और क्रिया में वो चीजों का, उसी के साथ ही गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जैसा जो मुझे भजता है मैं वैसा ही मैं उसको भजता हूँ। बड़ा अजीब सा मतलब बात उन्होंने उस श्लोक में लिखी है कि जैस भक्त जिस प्रकार भी मुझे भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर पॉजिटिविटी बांटेंगे, पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, निरपेक्ष भाव के साथ रहेंगे, तो मैं भी उसके साथ उसी भाव से जुड़ा रहूंगा। और उसके उदाहरण के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आस पास पहाड़ होते हैं, वहां से इको वापस आती है, तो वहां पर क्या है कि जैसा आप बोलोगे नेचर वापस आपको लौट आएगी। आप अच्छे हो, इको आएगी आप अच्छे हो, आप बुरे हो, इको आएगी आप बुरे हो। तो ये बात बिल्कुल सही है और इसीलिए इसी को हम माया में वशीभूत होने का रूप देते हैं कि जब आप जिस अवस्था में हो, जैसी मानह स्थिति है, उसके हिसाब से अगर आप कोई चीज बोलोगे वो आप ही के पास लौट के आएगी। और जब आप उससे निकल करके उसको उसके आगे नतमस्तक होकर के और उसकी शरण में जाते हैं, तो वैसा ही आपको उसका अनुग्रह प्राप्त होता है। तो वो श्लोक, ये श्लोक और बहुत सारी जो बातें गीता के अंदर आती हैं, ये बताने के लिए कि जैसे मन के भाव हैं, जैसा माया का रूप, माया के वशीभूत जैसे आप रहते हैं, चीजें उसी हिसाब से ही होती हैं। और अगर उनके वशीभूत होकर के आप किसी चीज को देखते हैं, तो जो ये बात कही गई है कि इको होकर के वही चीज आपके पास आती है, तो वही होता रहेगा। आप किसी को हेट करते हैं तो वो हेट वापस आपके पास आता रहेगा। आप पूरे जगत को प्रेम भाव से देखते हैं तो वही भाव आपको वापस मिलता रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात बहुत क्लियर कर दी कि, और बहुत सिंपल बात, कि जैसा जो मुझे भजता है मैं भी उसे वैसा ही भजता हूँ। ये बात साधारण आदमी को नहीं समझ में आएगी कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं उसको भज रहा हूं तो वो मुझे भज रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट ओनली मीन्स कि जो उस ईश्वर की सृष्टि की ओर जिस भाव से आप देखते हैं वही लौट के आपके पास आता है। तो यही सवाल हाँ, एक सवाल है हाँ, को लेके। सर अगर मैं एग्जांपल लूं कि नजरिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, राइट? नाउ आई एम अज्यूमिंग, एक बार अज्यूम करते हैं कि दृष्टिकोण रीजनेबली ऑब्जेक्टिव है, ओके? अब दृष्टिकोण दो तरह के होते हैं। एक होता है कि एक आदमी होता है जिसका पर्सपेक्टिव लाइफ का होता है ग्लास हाफ फुल है, दूसरे का पर्सपेक्टिव होगा ग्लास हाफ एम्प्टी है। अब दोनों सही हैं, ठीक है, बट दोनों पर्सपेक्टिव्स में फर्क क्या है? जो हाफ फुल है वो एक उस एंगल से देख रहा है उस इवेंट को या उस चीज को। मैं अगर यूज करूं शायद राजसिक है। जो हाफ एम्प्टी देख रहा है वो भी एक्चुअली उसी रियलिटी को देख रहा है, लेकिन शायद वो डिफरेंट तरीके से देख रहा है। अब लोग ये भी कहते हैं कि हाफ फुल इज अ पॉजिटिव माइंडसेट, हाफ एम्प्टी इज अ नेगेटिव माइंडसेट, बट मेरे को लगता है कि हाफ एम्प्टी भी नेगेटिव नहीं है, वो भी एक रियलिस्टिक माइंडसेट है। सो अब जो आप समझा रहे हैं उसको अगर मैं हाफ फुल हाफ एम्प्टी के एंगल से देखूं तो दोनों सही हैं एंड उसमें कोई गलत भी नहीं है, बिकॉज बंदा ऑब्जेक्टिवली देख रहा है। नहीं, आप एक मिनट, आप इसको जरा, जो यहाँ भाव कहे गए हैं कि हाफ फुल से आप खुश हैं,
यानी कि जो आपको मिल रहा है उससे आप खुश हैं और उस खुशी को आप प्रकृति को भेज रहे हैं, तो वही चीज लौट के आएगी। आज की डेट में इस संसार में अधिकतर प्राणी वो हैं जो हर चीज को हाफ एम्प्टी देखते हैं और वो हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि उनकी अभिलाषाएं समाप्त ही नहीं होती है। उनको ये लगता है अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, आई हैव टू फिल द ग्लास टू द टॉप। तो नजरिया भले ही सबका अलग अलग हो, लेकिन यहाँ भाव ये है कि जो चीज आप प्रकृति में भेज रहे हैं वही लौट के आएगी। तो द पर्सन हु सीज दैट द ग्लास इज हाफ फुल, ही इज मोर सेटिस्फाइड। वो बड़े खुशनुमा माहौल में अपने उसके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। ऐसा आदमी अपने परिवार में रहेगा तो अपने परिवार के लोगों को भी खुश रखेगा। वेयरएज जो हाफ एम्प्टी देखेगा वो अपने परिवार के लोगों को भी हमेशा परेशानी करता रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज फुल है ही नहीं, किसी चीज से उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही है, जितना मिल रहा है उससे संतोष ही नहीं हो रहा है। तो आप दोनों को एक ही ढंग से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, बिकॉज नाम बोल दीजिए, मैं आपका नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दीप्ति अग्रवाल सर। हाँ दीप्ति जी। हाँ सर, अब जैसे आई हैव टू सन्स, तो एक जो बच्चा है वो तो बिल्कुल एग्जाम टाइम तक वो इतना रिलैक्स रहता है कि उससे कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, लाइक आई एम नॉट सेइंग ही डजंट वर्क हार्ड, बट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, ही डज नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट द एग्जाम। And the other kid is like that, where he takes too much stress about the exam, he works hard, and number दोनों के बराबर के आ रहे हैं। तो like how do we interpret this situation where a person, नहीं ये चाहे वो जॉब, नहीं ये चाहे वो लाइफ, इसको आप ना इसको अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे मत जोड़िए, उससे मत जोड़िए। ये इसका अलग ही मीनिंग है, इसका अलग ही इंटरप्रिटेशन है। यहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि आप आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, लेकिन इस दृष्टिकोण को हम जो घटना समय पद्धति की बात कर रहे हैं उससे मत जोड़िए। हाफ फुल हाफ एम्प्टी अपना दृष्टिकोण, तो आप दृष्टिकोण मतलब एक आप स्ट्रेस तभी ले रहे हैं ना जब आपको वो चीज थोड़ी मुश्किल लग रही है, या वो चीज थोड़ी जैसे अब नहीं, बच्चे ये जो मेहनत आप है ना, करते हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी, इंडिविजुअल की इनहेरेंट स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। और मतलब जो कम मेहनत कर रहा है उसके भी मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ये सिर्फ प्रारब्ध के कारण हो रहा है। यही बहुत कोई जो मेहनत करता है। अब सर सेम सिचुएशन हम कैसे, अगर हम किसी चीज की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हर इंसान के जो बेसिक फैक्टर पॉइंट्स हैं वो तो डिफरेंट ही होंगे ना। अगर ऑफिस में कोई काम कर रहा है, आप है ना, आप यू आर गेटिंग टू थियोरेटिकल। लेट अस look at the events happening around you and try to interpret, तब आप इसको समझ पाएंगे। मतलब आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए और फिर आप इसको इंटरप्रेट करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपके मन में दुविधा हो रही है इन बातों को लेकर के, वो नहीं होती, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। हाँ, इससे कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि दृष्टा भाव कैसे जागृत करें, वो आप भी पूछ रहे हैं, तरुण भी पूछ रहे हैं, बाकी लोग भी उसी को सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि दृष्टा भाव कैसे जागृत हो। लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये बात क्लियर होती है। सो अब मैंने जो बात की, घटना की, अब मैं एक बार टाइम को और ऐड कर देता हूं और फिर उसके बाद एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और आप समय की और घटना की महत्ता को आप इसको समझ पाएंगे। लेट मी, ये स्टेप्स ऑफ ईटीपी, ये जरूर मैं चाहूंगा कि आप ध्यान रखें। एस्ट्रोलॉजर हैज टू कलेक्ट एंड अप्राइज
all the activities or events that is happening around him at the time of question. And finally, by considering event, equalizing with Prashna, astrologer try to understand. So event होता है और फिर उसके बाद time होता है. Event कितने तरह के हो सकते हैं? मैं time को मैंने अभी जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं कि why we are downplaying the time. मैं बता देता हूं, लेकिन उसको शुरुआत में यूज कर लेंगे, बाद में धीरे धीरे. हुआ क्या था कि जब गुरुदेव ने इस इवेंट टाइम प्रेडिक्शन पे चर्चा शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया, तो देयर वाज समवन हु सेड कि साहब ये जो टेक्निक है, ये आपने मेरी कॉपी की है, मेरी चुराई है. और जब हमने चेक किया कि उसकी क्या टेक्निक है, he uses only time. उसने बुक भी पब्लिश की और उसमें सिर्फ टाइम की बात की, नो इवेंट. और हम लोगों को ये मालूम है, क्योंकि हम लोग काफी साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि इफ ए प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन प्योरली टाइम, इट इज बाउंड टू बी रॉन्ग अनलेस इट इज कनेक्टेड विद इवेंट. सिंपल सी बात है कि टाइम, मान लो आप हॉररी की बात करते हैं, हॉररी में अगर आपको टाइम दिया जाता है, यू कैन ओनली डिसाइड द एसेंडेंट. बट द मोमेंट यू ऐड प्लैनेट्स, दैट इज घटना, देन द कुंडली बिकम्स कंप्लीट. सेम वे हम लोगों ने, मतलब गुरुदेव ने शुरुआत की थी कि टाइम और उसके ऊपर इवेंट को ओवरलैप करना और फिर उसको इंटरप्रेट करना. लेकिन जब ये घटना हुई और जब उसने ये कहा कि भाई आपने ये टेक्निक हमारी चोरी की है, तब गुरुदेव ने अपने पूरे मतलब सोच समझ के ये फैसला किया कि लेट अस डाउन प्ले टाइम और स्टॉप यूजिंग इट and just predict based on event, and we found that event is sufficient to give the prediction. But to begin with, we will use time. Later on हम देखते हैं कि टाइम को खत्म कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि हम अच्छा, और हमने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई फॉर द सेम टाइम, if the events are different, then the interpretation will be different. But that astrologer was adamant in saying that time alone is sufficient, and we found that the predictions were absolutely wrong if events were not added to it. It is like just deciding the ascendant and not adding the events, planet, preposition. तो घटना समय पद्धति का पूरा मूलभूत आधार यही है. So now, how to interpretation change by means an astrologer is completing an action. For example, eating food, finished eating food, waiting at the table for food to be served. हर event का meaning अलग अलग है. Traveling to a place, just going out to board the vehicle, रास्ते में है, रास्ते में चल रहे हैं, प्रश्न पूछा गया, उस समय कोई रुकावट आ गई, सामने एक्सीडेंट हो गया, रेड लाइट आ गई, भीड़ हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया, आप जस्ट वहां पहुंचे हैं, उतर गए हैं, कंफर्टेबल जर्नी हुई है. हर इवेंट का मीनिंग बिल्कुल अलग होगा. वर्किंग ऑन फाइल्स, फाइल आई, आपने उस पर सोचा, आपको उसका उत्तर समझ में नहीं आया, फाइल बंद करके वापस रख ली कि बाद में देखेंगे. फाइल में आपने स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया, फाइल डिस्पोज ऑफ कर दी, उसका मीनिंग अलग हो गया. तो इस तरह से आप पाएंगे कि हर इवेंट का कब किस स्थिति में, या जो एक्शन है, जो इवेंट है, वो
किस स्थिति में है, चल रहा है, हो चुका है, शुरुआत हो रही है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगी। सर एक क्वेश्चन सर मैं पूछूं सर, सर इस जी। हिसाब से अगर हम कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं किसी टाइम में, सपोज मैं गार्डनिंग कर रही हूँ या सपोज मैं पेट्स फीड कर रही हूँ, तो अगर हम कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं उस टाइम कुछ आता है तो हम उससे रिलेट करेंगे कि ये कोई भी पॉजिटिव आंसर देंगे। देखिए मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ जो भी इवेंट हो रहा है। अब ये पेट को फीड कर रहे हैं, सो इट्स लाइक आपके सामने एक जीव है, उसको भूख लगी है, आप उसकी क्षुधा को शांत कर रहे हैं, उसका पसंद का भोजन दे रहे हैं और वो मजे से खा रहा है। हर चीज का मतलब एक ही है। ओके सर। सर एक सवाल पूछना था। जी सर, जैसे किसी ने मुझे फोन किया और सवाल पूछने पहले ही उसने बोल दिया कि मुझे एक सवाल पूछना है और मैंने इतने में कह दिया अभी नहीं बाद में पूछना, तो हाउ इज दैट गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड? आई मीन आई हैव नॉट हर्ड द क्वेश्चन एट ऑल। नहीं, समझ गया, जस्ट एक मिनट होल्ड करिए। मैंने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे नहीं किया था, 2-3 कॉल आ चुकी, बाद में देखता हूँ। सो आपने ये कहा कि आपसे वो प्रश्न पूछना चाहता है और आपने उसको कहा कि होल्ड करिए बिकॉज यू वर बिजी समवेयर, यू कुड नॉट टेक द क्वेश्चन एंड यू आस्क्ड हिम टू कॉल अगेन, राइट? तो प्रकृति का पहला इशारा तो यही हो गया कि उस प्रश्न का रिजल्ट आने का अभी उसमें कुछ डिले है। ये तो पहला इशारा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही गया कि देयर इज, बट दिस आल्सो शोज कि अनदर अटेम्प्ट और अनदर एफर्ट वुड बी नीडेड। तो इस तरह से समय के हिसाब से उस प्रश्न की नजाकत क्या है, नजाकत के हिसाब से आप उस प्रश्न को इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सर। इसीलिए अब बल्कि आप ये देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी पहले आदत थी कि जब मैं खाना खा रहा होता था और कॉल आती थी तो मैं उठाता नहीं था। अच्छा, मेरे गुरुदेव की आदत इससे बिल्कुल विपरीत है कि उनके पास जब भी फोन आता है, unless he is busy in a meeting where he cannot take the call, he will always pick up the call and answer. उसका रीजन यही है कि उनका सोचना बहुत ही साफ है कि प्रकृति जो उस समय, जो प्रश्न के समय पे जो इशारा हो रहा है, जो वो है, उसको उसी टाइम लिया जाए तो बेटर है। ऑल्दो बाद में प्रश्न पूछा जाएगा तो भी प्रकृति उसका साथ देगी और प्रश्न का उत्तर और घटनाएं एक समान होंगी, लेकिन बेटर यही है कि जो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि बाद में इवेंट मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दोबारा या तो आप कॉल करेंगे या वो कॉल करेगा और उस समय स्थिति बिल्कुल हो सकता है बदली हुई हो। तो जनरली नियम तो यही कहता है कि जब कॉल आए तो उस कॉल को लिया जाए, क्योंकि उस समय जो इवेंट हो रहे हैं वो बेस्ट सूटेबल है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, बातें तो अभी बहुत होंगी। मे बी मैं टाइम पे ले जाता हूं और फिर मैं इवेंट पे वापस आ जाऊंगा, राइट? आई होप आप लोग इससे एग्री करेंगे। मैं टाइम पे आपको लेके चलता हूं और फिर मैं वापस यहीं पर ही आता हूं। जस्ट 1 मिनट।
एक मिनट रुकिएगा, जस्ट एक मिनट, मैं लेट मी टेक आउट दैट फाइल। कहाँ गई पीपीटी? सॉरी, लगता है मैं लॉग आउट हो गया था, पता नहीं कैसे। I don't know. आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर, आ रही। बीच में पता नहीं कैसे। ओके, सो टाइम का मैं मीनिंग बता देता हूं कि इंसिडेंटली जो हमारा बेस 60 वाला जो मेथड है टाइम का, वो हेल्प करता है हमें। तो 12 घंटे होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, और टाइम के अनुसार हम बेसिकली कुंडली निर्धारित करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई सवाल पूछा गया 10:09 पे, तो 10:09 का मीनिंग ये हो गया कि 10 कंप्लीट हो गए हैं। तो जो घंटे वाली सुई है, आवर्स हैंड है, उसने 10 राशियां कंप्लीट कर ली हैं, 11वें पे आ गया है, एंड दैट बिकम्स द एसेंडेंट। सो 11 का मतलब हो गया कुंभ, हमने 11 नंबर एसेंडेंट बना दिया। और 10 बज के हमने बोला था 11 मिनट, सॉरी 8 मिनट या 9 मिनट जो भी है, 9 मिनट। हाँ 9 मिनट, यानी कि एक राशि कंप्लीट हो गई थी, सेकंड राशि में मिनट वाली सुई थी, तो 2 में ये आ गया। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से कास्ट करते हैं टाइम को लग्न कुंडली के हिसाब से बनाने में। आई विल रिपीट, जैसे 10:09 हुए हैं तो 10 कंप्लीट हो गए हैं, और आर्स हैंड इज शोइंग दैट द हैंड इज ऑन 11th साइन। सेम वे जो मिनट हैंड है या मिनट की सुई है, वो 9 मिनट पे है, यानी कि वो पहुंच गई है 5 से 10 के बीच में सेकंड राशि में, तो 2 में आ गया। तो ये हो गया हमारा 11 और 2 का रिलेशनशिप, या यूं कह सकते हैं कि दोनों में केंद्र का रिलेशनशिप है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों में शनि और शुक्र का कहीं प्रभाव आ रहा है। मतलब आप ये देखिए, अभी मैंने घटना को जोड़ना है, लेकिन आपको टाइम के बेसिस पे कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्लियर हो रही हैं कि घंटे और मिनट की सुई में कोई रिलेशनशिप बन रहा है, यहां पर केंद्र का रिलेशनशिप है, और केंद्र में भी शनि की और शुक्र की राशि में रिलेशनशिप बन रहा है। दैट्स ऑल, इतना नोट कर लीजिए। सो
कोई टाइम ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप त्रिकोण का संबंध बनाए, कोई टाइम ऐसा हो सकता है षडाष्टक बनाए, कोई 212 बनाए, कोई 311 बनाए। तो कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल है बेस्ड ऑन कि कब आपसे टाइम पूछा जा रहा है। उदाहरण के तौर पे एक और हम ले लेते हैं, 6:08। 6:08 का मतलब क्या हुआ कि 6 से 7 के बीच में घंटे की सुई है, तो 7 जो है वो लग्न बन गया, ये लग्न आ गया। और फिर मिनट की सुई कहां पर है? मिनट की सुई यहां पर है और 1 से 2 के बीच में है, तो 2 नंबर आपका ये गया। तो ये आप देखिए षडाष्टक का संबंध बन गया। लेकिन प्रभाव आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम में षडाष्टक बना है लेकिन दोनों राशियां शुक्र की आ रही हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड आल्सो इवेंट, आप इस प्रकृति की जो सूचना है कि षडाष्टक है और दोनों शुक्र की राशियां हैं, इसको यूज कर सकते हैं आंसर देने में। सो टाइम ने आपको कुछ इशारा किया, घटना ने कुछ इशारा किया और दोनों को जोड़ा और फिर आपने आंसर दिया। 12:12 हुए हैं। सो 12 से 1 के बीच में सुई है तो लग्न 1 हो गया, 2 से 3 के बीच में सुई है तो लग्न 3 हो गया। तो ये 311 का रिलेशनशिप हो गया और मंगल और बुध के बीच का रिलेशनशिप हो गया, 311 रिलेशनशिप। जनरली आप जानते, हाँ जी सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी सर, जैसे ये 12:12 है ना सर, इसमें हम वो भी लगा सकते हैं कि आई डोंट नो ईटीपी में ये लगता है कि नहीं। सो 2+1 3 और ये 3 6, तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी भी एक्टिव है, अगर न्यूमरोलॉजी लगा सकते हैं या इसमें नहीं आता है? नहीं, वी डोंट डू दैट। नहीं, ओके, नो वी डोंट डू दैट। सो कुंडली में आप जानते हैं कि त्रिकोण की रिलेशनशिप बेस्ट मानी जाती है, केंद्र की नेक्स्ट लेवल पे है, फिर 311 भी अच्छी मानी जाती है और षडाष्टक और 212 ठीक नहीं मानी जाती। तो इन रिलेशनशिप्स को हम प्रश्न का उत्तर देने में प्रयोग कर सकते हैं। एक सर और एक उदाहरण, क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसमें हम टाइम कौन से वाला लेंगे जिस पे क्वेश्चन उसने पूछा है, या जैसे आई एम बेस्ड इन टोक्यो तो यहाँ का मेरे से दिल्ली से कोई पूछता है तो मैं टाइम कौन सा लूंगी? ज्योतिषी जहां पर है, हाँ का, क्योंकि प्रश्न का जन्म जो हो रहा है वो ज्योतिषी के समक्ष जिस समय हो रहा है, तो ज्योतिषी जहां पर है वो समय लिया जाएगा। न केवल ये, मैं आपको ये और बात बता दूं, इस विधा की ब्यूटी ये है कि ज्योतिषी की जहां नजर पड़ी और वो घड़ी जो भी टाइम दिखा रही है वो टाइम लिया जाएगा। यहां पर वो बात ही नहीं हो रही है कि सही टाइम क्या है। नो, मान लो मेरी घड़ी, मेरे को आदत है, मान लो किसी ज्योतिषी को आदत है 10 मिनट आगे रखने की या 5 मिनट आगे रखने की, जो भी मतलब वो जो भी उसकी आदत है, लेकिन जो घड़ी में टाइम देखा वो ही टाइम माना जाएगा। ओके सर। पीछे एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1-2 बार तो हमने ये भी चेक किया था कि कोई घड़ी रुकी हुई थी लेकिन उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन की गई वो ठीक है, क्योंकि जो दिख रहा है टाइम उस समय प्रकृति ने जो हमें टाइम दिखाया है उससे मतलब है। प्रकृति जो हमें दिखा रही है उससे मतलब है, ना कि आप मोबाइल की क्लॉक पे। आज की डेट में चलो ये फायदा है कि आप भी जब भी मोबाइल देखते हैं तो एक्यूरेट टाइम मिलता है, लेकिन जिन लोगों को जो दूसरी घड़ियों पे विश्वास करते हैं उसमें जो टाइम दिख रहा है वो ही माना जाएगा। सर इसमें जो 5 है 12:05 है, तो 5 है तो वो फर्स्ट हाउस में आ रहा है सर, मतलब ओवरलैपिंग है तो नहीं, 1 में इसमें द मोमेंट वी से 5 इट मींस 5 पूरे हो चुके हैं, उसके बाद कुछ सेकंड हैं, तो इसीलिए 5 को कंप्लीट कर दिया।
and it goes to the second house. Okay. और ये मजा आपको मोबाइल से टाइम देखने पे आएगा, क्योंकि मोबाइल में जैसे ही आपने 12:05 देखा तो इसका मतलब 5 कंप्लीट हो चुके हैं। पुरानी घड़ियों में दिक्कत रहती थी, कंफ्यूजन रहता था कि पता नहीं एग्जैक्टली सुई कहाँ पर है, आगे है पीछे है, वहां कंफ्यूजन रहता था। अब जो मोबाइल से जो टाइम देखते हैं, स्मार्ट वॉच में टाइम देखते हैं, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। पुराने जमाने में या पुरानी घड़ियों से टाइम देखने में ये था कि जो टाइम दिख रहा है, पीछे है घड़ी, आगे है, रुकी हुई है, जो टाइम दिख रहा है वही टाइम है, क्योंकि प्रकृति इशारा कर रही है उसके हिसाब से जो घटनाक्रम हो रहा है। और घटना क्या है? आपकी घड़ी भी एक घटना का सम्मिलित हिस्सा है, राइट। सो ये बात हो गई टाइम की, इसके साथ में घटना, और दोनों को जोड़ करके आपको रिजल्ट बताने हैं। अब मैं एक दो इवेंट ले लेता हूं जो गुरुदेव ने, मैं अपने खुद के भी ले सकता था इवेंट जो बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि पीपीटी में वो है, मैं अभी फिलहाल उन्हीं को लेके चलता हूं। तो यहाँ बात चल रही थी कि मे बी एक दो इवेंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर या तो घटना पे चलता हूँ, नहीं तो इंटरप्रेटिंग द इवेंट, ईटिंग फूड वाला जस्ट एक ही इंटरप्रिटेशन लूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा और एक किसी घटना पे चला जाऊंगा। इफ यू आर सिटिंग ऑन ए डाइनिंग टेबल, all are enjoying food but you don't like the dish, everyone has completed their meal, if you are sitting on dining, हर चीज का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। if you are sitting on dining table waiting for food to arrive, अब आप देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। आप खाने का इंतजार कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, और उस समय कोई प्रश्न आता है तो क्या आप देंगे उत्तर? मैं अभी टाइम की ऐड ही नहीं कर रहा हूं। तो सिंपल है, द इवेंट में फ्रक्टिफाई इन फ्यूचर, लेकिन चांसेस ब्राइट है। क्यों? क्योंकि आप फूड का ऑर्डर दे चुके हैं, खाना आने वाला है, और पूरे आपको रिजल्ट की श्योरिटी है। क्या रिजल्ट की श्योरिटी है? कि खाना सर्व होगा, क्योंकि आप खाना ऑर्डर कर चुके हैं और उसका वेट कर रहे हैं। तो उस समय कोई भी सवाल पूछा जाता है तो ये हो गया कि यस, काम हो जाएगा और अच्छे ढंग से होगा। फूड इज बीइंग सर्व टू अदर्स एंड यू विल गेट सून, मतलब बेसिकली डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठे हैं, बाकियों को खाना परोसा जा रहा है, आपका अभी नंबर नहीं आया है, आपको अगले नंबर पे परोसा जाएगा। तो क्या एडवाइस होगी? कोई भी सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाएगा कि पेशेंस रखिए, आपका भी काम, आपका काम हो जाएगा, और जल्दबाजी ना करें। फिर फूड इज कंप्लीटली सर्व्ड एंड ऑल आर एंजॉयिंग देयर मील। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो इमीडिएटली आपको मिलने वाला है, उसका रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, चाहे प्रमोशन हो, कोई डील हो, कोई भी सिचुएशन हो। क्यों? क्योंकि खाना सर्व किया जा चुका है और सारे लोग खाने को एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि गारंटी है कि वो चीज इमीडिएटली मिल जाएगी और आप के लिए फायदेमंद भी होगी। इफ यू आर सिटिंग ऑन डाइनिंग टेबल वेटिंग फॉर फूड टू अराइव, ये तो दोबारा आ गया, सॉरी। हाँ, you are enjoying food, all are enjoying food but you don't like the dish। इसमें सिर्फ जो एक ही बात आई कि आप
आपका काम तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं, काम तो हो जाएगा। लेकिन एक संभावना यहां पर एक चीज आ गई जहां पर आप चाहे तो ये कह सकते हैं कि आप तो इन्वॉल्व हो गए इवेंट में। कैसे? क्योंकि खाना आपको पसंद नहीं आता। तो सिर्फ इसका ये मीनिंग है कि आपका काम तो हो जाएगा बट शायद आपको पसंद ना आए, बस इतना है। लेकिन काम हो जाएगा। क्यों? सबको खाना मिल गया है और खाना खा रहे हैं, सब एंजॉय करते हैं एक्सेप्ट यू, तो हो जाएगा। एवरीवन हैज कंप्लीट। हाँ, ये अब और देख लीजिए, सबने खाना समाप्त कर दिया है। इसका इंटरप्रिटेशन देख लीजिए कि सवाल जो पूछा गया है तो उसका आंसर यही होगा, भैया जो मिल गया है उससे खुश रहो, और नहीं मिलेगा। जो मिलना था मिल चुका। क्यों? खाना खत्म हो गया है, भोजन समाप्त हो चुका है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मिल गया बस उससे कंटेंटेड रहो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर। सो इट कैन बी टेकन एज ए नेगेटिव आंसर। सम पीपल कैन टेक इट एज, सपोज उसी समय आ जाए कि भाई मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, नहीं भाई जो मिल गया है उससे खुश रहो, अभी और कुछ मिलने की संभावना नहीं है। ठीक, अब इसको मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी इवेंट आएंगे। मैं एक दो जो इवेंट हैं मैं गुरुदेव के। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर हाँ, अपनी जैसे आपने बोला कि खाना समाप्त हो गया है और अब कुछ अब नहीं मिलेगा, लेकिन सर उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया होस्ट ने कि अच्छा अभी मैं खीर लेकर आ रही हूँ, स्वीट डिश लेकर आ रही हूँ, तो फिर? अब हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है। डिनर के बाद स्वीट डिश तो बहुत होता है। हाँ, सुनिए सुनिए, बहुत बढ़िया सवाल। ये बता रहा है। और सवाल कब आया? ये अनाउंस होने के बाद कि खीर आ रही है। अब सवाल आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको बहुत बढ़िया ऑफर मिलेगा, जो आप चाहते थे उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि खाना खत्म हो चुका था। और आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे कि अगर अब टेबल से उठ जाएं तो भी ठीक है, लेकिन तब अनाउंस होता है कि भाई स्वीट डिश आ रही है। तो जो आपको मिलना था वो मिल चुका है, यानी वो तो है ही, उससे और ज्यादा मिलेगा, मतलब यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। ठीक। हाँ जी सर। मैं एक दो सवाल, ये वाला सवाल लगा लेता हूँ क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं। हाँ, 14 दिसंबर 2013, समय था 11:35 और उस समय ये कॉल आती है। क्या कॉल आती है? उससे पहले इवेंट बता देता हूं, टाइम भी बता दूंगा, इवेंट भी बता दूंगा। तो ही जस्ट साइंड ए फाइल बिफोर रिसीविंग द कॉल। मतलब जो अभी नैना जी पूछ रही थी वही बात, कि फाइल आई थी, फाइल पे उन्होंने ऑर्डर कर दिया, फाइल क्लोज कर दी, फाइल आगे डिस्पोज ऑफ कर दी। File, his remarks on the file stated case is completed and file is now closed. टाइम था 11:35। 11:35 मतलब लग्न बन गया 12 और 35 मतलब लग्न बन गया 8। रिलेशनशिप बन गई 5-9। ओके। और इंपॉर्टेंट बात क्या बनी कि दोनों बृहस्पति की राशियां हैं, सॉरी एक बृहस्पति की और एक मंगल की राशि है, लेकिन साथ में दोनों मोक्ष राशि है। ये माइंडेड, मोक्ष राशियां हैं दोनों की दोनों, भले ही 5-9 की रिलेशनशिप है बट मोक्ष राशि है। यही बात जो वो एस्ट्रोलॉजर थे जो गुरुदेव से आर्ग्यू कर रहे थे
हम लोगों ने उनको यही समझाने की कोशिश की कि भैया सिर्फ टाइम से कुछ नहीं होगा जब तक घटना को नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि 5-9 को देख करके उनकी बुक के हिसाब से रिजल्ट इज गुड। लेकिन व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट, द फर्स्ट स्टेप इज दोनों मोक्ष राशि हैं। सेकंड स्टेप इज कि आप 8 से 9 पे बढ़ रहे हैं, चंद्रमा 8 पे है, 8 से 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, और लग्न बृहस्पति का। तो अब देखिए कॉल क्या आया। डॉक्टर सेज फादर इज आउट ऑफ डेंजर, व्हाट डू यू से अबाउट हिज हेल्थ एंड रिकवरी। इनके फादर का कुछ ऑपरेशन हुआ था या शायद हार्ट अटैक था, उसके लिए हॉस्पिटल एडमिट किया था या कोई कारण था, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई अब ही इज आउट ऑफ डेंजर, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये इन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि भाई आपके हिसाब से क्या लगता है कि सब ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जस्ट बिकॉज इवेंट क्या था, फाइल क्लोज कर दी, और टाइम क्या था जिसमें 2 मोक्ष राशियां इन्वॉल्व हो रही थी। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि भले ही डॉक्टर कह रहे हैं कि आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन मुझे डाउट है, बेटर है आप अपने जितने भी नियर एंड डियर हैं सबको बुला लीजिए, टाइम हैज कम। पहला था 14 तारीख, 16 तारीख को उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया कि कंडीशन डिटोरिएट हो रही है और उनको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है। फिर बट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ही विल बी क्योर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोबारा एस्ट्रोलॉजर को फोन किया गया और एस्ट्रोलॉजर ने फिर कहा कि अच्छा सेकंड टाइम का इवेंट देख लीजिए। फर्स्ट टाइम का तो इवेंट क्या था, फाइल क्लोज की थी। सेकंड टाइम का उनके पास कोई बैठा हुआ गीता का श्लोक डिस्कस कर रहा था, और कौन सा श्लोक था, becoming the digestive fire, I function within the bodies of all living beings. In union with the inward and outward breath, I digest the 4 kinds of food. सब कुछ समाप्त भोजन करके भोजन को डाइजेस्ट करना। सो दोबारा वाला जो इवेंट था और दोबारा वाला जो टाइम था, अब की बार टाइम आया 2:12, और कौन सी राशि आई, शनि की राशि आई, जो फाइनल है, जहां पर कर्म और फाइनल कर्म मिक्स होते हैं। और 2:12 10:48। तो दोबारा आंसर क्या दिया गया कि भाई आप अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए और बी रेडी फॉर द अल्टीमेट। और 30 मिनट के बाद उनके पिता का देहांत हो जाता है। Now see कैसे टाइम और घटना दोनों साथ साथ चल रही हैं। भाई किसी का लगता है माइक ऑन है, मेरे को बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। सो कैसे टाइम और घटना दोनों साथ साथ चलती हैं और बाकायदा प्रकृति का इशारा भविष्य के घटनाक्रम की ओर लगातार रहता है। तो टाइम भी है, घटना भी है, और दोनों को मिक्स करके बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर मिल जाता है। अभी इस सवाल पे कोई और सवाल आपका पूछना है, नहीं तो मैं एक और घटनाक्रम ले लेता हूं एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। पहली बार बिल्कुल क्लियर था कि जैसे आपने बोला कि 8th राशि में है, तो काल पुरुष के हिसाब से वो 9th में जा रहा है, तो बेसिकली व्यक्त से अव्यक्त में जा रहा है, तो वो भी एक साइन था उस केस में। बिल्कुल सही, मैंने वही बोला कि 8वें से 9वें में जा रहा है, दोनों मोक्ष राशि हैं और फाइल क्लोज कर दी गई है।
इस जीवन में जिस काम के लिए आए थे वो काम कंप्लीट हो गया है, खत्म। तो घटना, और नैना जी, घटना जो है कोई भी रूटीन घटना नहीं होती है, कोई भी रूटीन घटना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है उसको नहीं पता है। हाँ, अगर कोई जानबूझ के उसको मालूम है और हमारी तरह ईटीपी आती है और हम जानते हैं कि अच्छा उस समय वो खाना खा रहे होंगे या नाश्ता कर रहे होंगे या रेस्ट कर रहे होंगे, उस समय सवाल पूछो जानबूझ के, तो उत्तर सही आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो कुक्ड सवाल हो गया। लेकिन ईश्वर की तो इतनी जबरदस्त माया है कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सोच रहे होगे उस समय अच्छा वो खाना खा रहे होंगे, मैं कॉल करता हूँ, पता चलता है उस दिन खाना खा चुके हैं या खाना फिनिश कर रहे हैं, या तो इसीलिए आप उस माया को पार पा ही नहीं सकते। तो माया ने तो अपना आंसर देना ही देना है प्रॉपर। सर ये हम सर, अपने इसी चीज पे में नहीं अप्लाई करेंगे ना। सपोज सर अगर बिल्कुल मेरे नहीं, मन में कोई प्रश्न आ रहा है बिल्कुल नहीं, और मैं कुछ काम बिल्कुल कर नहीं। रही हूँ, नहीं वो ना सर? ये आप तब कर पाएंगे आज से कई साल बाद, जब आप बिल्कुल इस माया को पार कर चुके होंगे। सर हाँ, तब जैसे मैं अगर आपसे एक शेयर कर रही थी सर, जैसे कई बार होता है ना जल्दी जल्दी सुबह तैयार और ऑफिस जा रहे हैं और पूजा के लिए कर रहे हैं, फटाफट कुछ मन में चीज चल रही है, क्योंकि प्रे से पहले आपका यूजुअली होता है ना कि ये प्रे करना है, ये प्रे करना है, तो आप माचिस जलाने की कोशिश कर रहे हैं और मन में वो चीज है और नहीं जले, या दिया जलाया तो दिया नहीं जल रहा है, तो ये चीजें थोड़ी ना कहीं उसमें काउंट नहीं, होती नहीं, हैं। बिल्कुल दीज आर नहीं, नॉट। बिल्कुल नो, नो, बिल्कुल नहीं। या करते करते ना, बुझ ना, गया ना, या ना, फिर अब जली नहीं। मैं इसी, आप अर्जुन मत बनिए। हाँ, अर्जुन अर्जुन क्या? मत बनिए। अर्जुन सर, तो इसी हाँ, चीज में एक और चीज, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग सेम, जैसे आपने बोला अगर उन्होंने फाइल क्लोज कर दी, अगर कोई प्रपोजल होता एंड ही एज हेड ऑफ द ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, बाकी सब टाइम मोक्ष राशि वैसे रखी, तो इसका क्या फ्लेवर ऐड होगा? एज लॉन्ग एज फाइल इज क्लोज्ड, भले ही एक्सेप्ट करके क्लोज की है। ओके। हाँ, एक्चुअल में प्रकृति का खेल ही निराला है। अगर उसको उत्तर कुछ और देना है तो राशियां अलग हो जाएंगी, घटना अलग हो जाएगी, और ये तो रात दिन नजारा हम लोग देखते हैं और बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसका खेल ही निराला है। आप सोच ही नहीं सकते कि वो किस तरह से चीजों को घुमाता है। गजब है तो सही सर। है। तो और कोई सवाल है? नहीं तो मैं एक सवाल और जो पूछा गया था उसको और ले लेता हूँ, और फिर मैं आज की क्लास वाइंड अप कर लेंगे। चलिए, मैं ये एक और सवाल ले लेता हूँ। सवाल तो अभी अ, अपने सवाल जो गुरुदेव की अनुकंपा से जो हमारे सवाल सही निकले हैं वो अभी डाले नहीं हैं पीपीटीज में। तो आइए, सो एस्ट्रोलॉजर इज वर्किंग इन हिज ऑफिस, कुछ विजिटर आते हैं और देखिए क्या होता है। उस समय 6:42 थे शाम के, और कॉल आती है चेन्नई से एस्ट्रोलॉजर के पास, और पूछा कि मेरे फादर सिक हैं और वहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, तो क्या मैं इमीडिएटली यहाँ चेन्नई में मीटिंग छोड़ के वापस आ जाऊं घर पे फादर को देखने के लिए, कुछ खतरा है? तो एस्ट्रोलॉजर ने देखिए क्या जवाब दिया, अपनी मीटिंग अटेंड करो, कोई चिंता की बात नहीं। अब देखिए, फिर आप, और ये कहा कि योर फादर सर्जरी विल गो स्मूथ, कोई चिंता की बात नहीं है। अब सामने जो विजिटर थे वो हैरान हो गए कि भाई ये कैसे, कि जस्ट उसने सवाल पूछा, इन्होंने ये जवाब दे दिया, और ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो इन्होंने जब कॉल कटी तो पूछा कि भाई आपने
ना उनके फादर की प्रॉब्लम पूछी ना कुछ, और आपने सीधा सा ये बोल दिया कि ये उत्तर है। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा? हाँ, बल्कि एक ने तो ये कहा आपने अच्छा उसको बेवकूफ बनाया। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके फादर को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और आज उनकी सर्जरी है। मतलब सर्जरी की बात तो उसी ने बोल दी थी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि उनका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और उसी की सर्जरी है। अब आप देखिए कि घटना समय पद्धति का कमाल। और अब इसका मैं बताता हूं स्थिति, और ये कि तो उसने पूछा हाउ डू यू नो दिस इज द केस, ये डिसीज है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी चिंता का निवारण करने के लिए उसको दोबारा फोन करता हूं और हैंड्स फ्री पे बात करूंगा, आप सुन लेना। तो इन्होंने कॉल किया और पूछा कि आपके पिता को क्या हुआ है। तो उसने जवाब दिया कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। और ये दोनों हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। तो देखिए इवेंट क्या था। इवेंट था कि एस्ट्रोलॉजर जो हैं जस्ट वॉशरूम से होके आए थे, और जो टाइम था उसमें शुक्र का और बृहस्पति की राशि इन्वॉल्व हो रही थी। ये देख लीजिए 6:42 पे ये बन रहा था 3-11 का रिलेशनशिप, और शुक्र और बृहस्पति की राशि इन्वॉल्व होती थी। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। नहीं, इसमें एक मिनट, इवेंट, अच्छा, एक पॉजिटिव इवेंट भी हुआ था, वो इसमें लिखा नहीं है क्या? एक मिनट, अच्छा हाँ। तो उसमें ये हुआ था कि मतलब जो एस्ट्रोलॉजर था वो वॉशरूम गया और उसके बाद ही वाज रिलैक्स्ड, और अपने जो दोस्तों के साथ, जो विजिटर्स के साथ थे, उनके साथ नॉर्मल बातचीत चल रही थी। दैट वाज द इवेंट, दैट्स ऑल। जो अभी नैना जी बोल रही थी ना, बहुत कई चीजें रूटीन होती हैं, उसमें यही एक चीज है कि बहुत यहाँ घटना ये बता रही थी कि सब नॉर्मल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है, और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है, घटना बता रही थी। और टाइम ने हेल्प कर दी कि 3-11 वो बन गया। टाइम ने ये 3-11 की हेल्प कर दी, तो उससे आंसर बहुत साफ हो गया कि चिंता की कोई बात नहीं है, अटेंड करो, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। और बृहस्पति की भी यहाँ देख लीजिए आप, मोक्ष राशि कोई इन्वॉल्व नहीं है, आराम से 7 और 9 इन्वॉल्व है। तो इस तरह से आप समय और घटना का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट हियर टू डू कन्वेंसिंग, लेकिन मेरी एक सलाह जरूर है कि आप उस पुस्तक को अवश्य खरीदें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, घटना समय पद्धति, इवेंट टाइम प्रेडिक्शन टेक्निक, एंड यू विल एंजॉय इट। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। कोई सीनियर एस्ट्रोलॉजर साथ है जिसको ईटीपी आती है, उसकी मदद आप ले सकते हैं किसी घटना के इंटरप्रिटेशन के लिए, और आप इसको धीरे धीरे साध सकते हैं। सर मैंने ये पता किया था थोड़े दिन क्या 6-8 महीने पहले, तो वो अमेज़न पे आउट ऑफ स्टॉक थी सर। वो भी है सर, अभी है, आज भी है, आज भी। सर एक बार बुक का नाम दोबारा दे दीजिए। आप एक बार चेक कर लीजिए बुक का टाइम। सर अभी है। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। बुक का नाम देख लीजिए, और अगर किसी को नहीं मिल पा रही है, जस्ट मुझे बताइएगा, आई विल अरेंज इट।
हिंदी में, नहीं इंग्लिश सर, में। अमेजोन पे आज भी है, आज भी हाँ, है ठीक अमेजोन है। पे। इवेंट टाइम प्रिडिक्शन टेक्निक और घटना समय पद्धति बाय गुरुदेव एंड रिटन बाय आशीष शर्मा। ठीक है, सो आज की सभा समाप्त करते हैं और बहुत आई अच्छी क्लास, होप बहुत अच्छी क्लास। गुरुजी की जो ये विधा है जो उन्होंने सर डेवलप एक की। क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ जी। सर नमस्ते, मैं सिमी बोल रही हूँ। हाँ, सर एक मैं एक ये एक पूछना चाह रही थी एक कि एक करके सवाल पूछ लीजिए। हाँ, जो ये हिंदी बुक आपने बताई है सर, इसको हिंदी में खरीदना चाहिए या इंग्लिश में? क्योंकि हम नॉर्मल हिंदी जानते हैं मतलब, लेकिन वो बहुत तो अगर वो होती देखिए, है क्लासिक तो नहीं समझ आती। तो ये जो पुस्तक थी ये पहले लिखी गई थी हिंदी में और फिर ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। सो मतलब जिनको हिंदी समझ में आती है तो उनको सलाह ये होगी कि वो हिंदी में ही खरीदें, लेकिन जिनको हिंदी में दिक्कत है उनके लिए है कि ठीक है, उनके लिए हमने साउथ इंडियन हमारे जो मित्र हैं उनके लिए हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराई थी, वरना शुरू में तो वो हिंदी में ही थी और हिंदी में ही पूरा भाव आता है। तो आपकी श्रद्धा है, जिस मर्जी को ले लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसको ले लीजिए। सर मैं एक और चीज पूछ रही थी, ये जो टेक्निक है सर की, गुरुदेव सर की, तो वो सर इज इट एमनेटिंग फ्रॉम सम शास्त्रास और समथिंग, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं, या उनका नहीं, खुद का वो है ये? नहीं, देखिए क्या है कि है तो सब चीज शास्त्रों से, क्योंकि शास्त्र जो इतने सारे जो श्लोक और चीजें यहाँ निकल के आती हैं वो सब शास्त्रों से ही हैं। जब भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि निमित्त होते हैं, उनको पढ़ना आना चाहिए, माया के वशीभूत नहीं होना है, और उसके हिसाब से जैसे आप भाव रखते हो वैसा ही आपके साथ मैं भजता हूँ, उसी भाव से भजता हूँ, वो सारे जो बेस हैं वो उसी के साथ है। बट एज सच इवेंट टाइम प्रेडिक्शन के नाम से कोई चीज डायरेक्ट शास्त्रों में मिलेगी ये मुझे शंका है, लेकिन इनडायरेक्ट इशारा हर शास्त्र में है। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ जी सर। सर लीना दिस साइड। हाँ लीना जी। सर दो चीज जहां तक मैं समझ पाई, एक आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन और एक गुरु का सानिध्य, शायद ये दोनों चीजें जरूरी है सर ये सब इंटरप्रेट करने के लिए। देखिए लीना जी, क्या है कि ज्योतिष की कोई भी विधा या आध्यात्म का कोई भी क्षेत्र या कोई भी गुह्य विद्या के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चाहे पातंजलि को कहा गया था कि आपके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, लेकिन पूरी मेहनत करके उन्होंने विद्यार्जन किया, संस्कृत के सूत्र दिए, या और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिन्होंने योग और साधना करके कोई भी चीज प्राप्त की। तो दोनों ही बातें हैं, गुरु के सानिध्य से, गुरु की कृपा से रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन जिनके पास आसान नहीं है वो मेहनत करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक जी, सो थैंक यू वेरी मच, वी क्लोज नाउ। एक्सीलेंट क्लास सर, वेरी नाइस, थैंक यू। सर ये प्रणाम ये सर। सेमेस्टर खत्म हो गया थैंक कि यू और वेरी क्लास है? मच।